कैरियर सताए हमें बताए, पुलिस सताए हमें बताए, प्रशासन सताए हमें बताए, बिल्डर सताए हमें बताएं, कोई सताए हमें बताए, करे हक की बात हमारे साथ। कोई सताए हमें बताए, जल्द आ रहा है समाज जो बहुत पीड़ित था, बहुत पिछड़ा था, जो अधीन था, उसमें बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे लोग हैं उसमें, एक ही जाति नहीं है उसमें, बहुत सारी जातियां जो पीड़ित थी, जिनका शोषण हर पल हर वक्त होता था। महिलाएं, हर घर की महिलाएं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की है, जो कितने भी बड़े सेठ की क्यों ना हो, वो महिलाएं जो थी वो पैर की जूती हुआ करती थी। तो इसलिए मैं बाबा साहब के विषय में ही बात करूंगी। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, बाबा साहब ने देश को संदेश क्या दिया। बाबा साहब ने जाति विशेष का कोई संदेश नहीं दिया। बाबा साहब ने तो जितना भी काम किया है जाति से ऊपर हटके काम किया। जाति धर्म का कोई लेना देना नहीं है इसमें। हर इंसान समान है, हर भारत के हर नागरिक को समान दर्जा दिया है। इसमें कोई छोटा या बड़ा कोई नहीं है। अगर एक शेड्यूल कास्ट किसी की हत्या कर दे तो उसको भी उम्र कैद होएगी, फांसी होएगी। अगर कोई सवर्ण जाति का कर दे तो उसको भी वही होएगी। तो इसलिए हर वर्ग की नारी, हर जाति की नारी, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो चाहे वो सवर्ण हो, हर जाति की नारी को बराबर हक दिए हैं संविधान के अंदर। तो बाबा साहब की तो कोई सोच ऐसी थी नहीं कि जात को बढ़ावा दिया जाए, कास्ट बढ़ावा दिया जाए। ये कास्ट वास्ट सब हमारी सब दिमाग के उपज है। बाबा साहब ने तो हर धर्म के लिए, हर वर्ग के लिए, हर इंसान के लिए संविधान में बराबर का सब कुछ लिखा है। हाँ, एक आरक्षण है, एक आरक्षण जो है वो इसलिए बाबा साहब ने उसमें दिया था क्योंकि जो एक विशेष समुदाय जो था, शेड्यूल कास्ट भी थी, उसके अंदर बहुत सारी जातियां थी जो अपने आप को शेड्यूल कास्ट मानती भी नहीं है, वो पीड़ित थी और उनको कोई भी अपने साथ बैठने का अधिकार नहीं देता, बैठने ही नहीं देता। आज एक भिखारी अगर फुटपाथ पे बैठा हुआ है तो हम उसको खाना तो दियाएंगे, कपड़े भी वहाँ फेंकी आएंगे दियाएंगे, लेकिन क्या हम उसे बराबर में बिठाएंगे? नहीं बिठाएंगे। तो यही था उस वक्त शेड्यूल कास्ट का और यही था सवर्ण जाति का। तो इस तरीके से बाबा साहब ने जो पिछड़े थे, जो बहुत शोषित थे, जिनका शोषण होता था, उनको आरक्षण दिया और महिलाओं के लिए काम किया क्योंकि महिलाएं तो सारी शोषित थी। एक महिला अगर है तो दूसरी आ जाती थी, तीसरी आ जाती थी। तो इसलिए महिलाओं की कोई इज्जत ही नहीं थी। महिलाओं को तो पैर की जूती समझा जाता था। महिला को अगर खाना कम पड़ गया, लास्ट में वो खाना खाती थी। अगर उसने खाना कम पड़ गया, भूख लग रही है, अगर दोबारा से रोटी बनाने लगी, ये हमारे टाइम पे भी हुआ, हमने देखा गांव में। अगर दोबारा से आटा गूंद के रोटी बनाने लगी तो कहते हैं औरतें तो बिना खाए भी रह जाती हैं, कोई ज़रूरी थोड़ा ना दोबारा से रोटी बनाएगी, तो रो रा के ऐसे सो जाए। तो औरतों की बहुत दुर्गति थी, हमने भी देखी है, हमारा अभी भी है। भेदभाव बहुत ज़बरदस्त था, वही उससे भी ज़्यादा एक विशेष जाति के साथ था। विशेष जाति है, शेड्यूल कास्ट में जितनी भी जातियाँ आती है सबके साथ था। तो दो ही लोग पीड़ित थे, एक तो जो है पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग शेड्यूल कास्ट और दूसरी महिला। बाबा साहब ने तो इनको उठाने के लिए ये थोड़ा सा तो जोड़ तोड़ किया, आरक्षण वगैरह जो देना था, क्योंकि अगर ये नहीं देते तो ये कभी भी आज समाज के अंदर समाज का हिस्सा नहीं होते। बाबा साहब की कोई सोच नहीं थी, कोई मानसिकता नहीं थी है कि एक विशेष समाज को ही उठाया जाए, बाकी सब गड्ढे में चले जाए, सबके लिए बराबर अधिकार है। तो बाबा साहब का बारे में जो भी मैं बोलूँगी आज, बाबा साहब के ही जो लिखे हुए हैं, बाबा साहब के ही जो कहे हुए हैं संविधान के अंदर, जो है बाबा साहब ने जो सुनिश्चित किए हुए हैं, वही चीज़ें मैं आज आपके सामने कहूँगी। मेरी सोच है, हमारा मुख्य उद्देश्य है, कोई सताए हमें बताए, ये तो है ही, हम समाज के साथ खड़े हुए हैं, हर समाज के साथ खड़े हुए, महिलाओं के साथ खड़े हुए हैं।
उनके लिए हम लड़ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हमारी एक और सोच है जो हम अलग से करते हैं, वो हमारी सोच है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संदेश जो दिए गए हैं, आज़ाद भारत के भारतवासियों को जो उन्होंने संदेश दिए हैं, उनकी सोच थी ही नहीं ऐसी जैसे आजकल लोगों ने बना रखा है कि बाबा साहब का ये था वो था। नहीं, बाबा साहब की सोच थी, बाबा साहब ने बोला था, बाबा साहब ने लिखा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसको हर किसी ने अलग अलग तरीके से बना दिया, सब अपने अपने तरीके से लेके चल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या था? बाबा साहब ने सब कुछ संविधान में लिखा हुआ, बस उसके अनुरूप हमें चलने की ज़रूरत है। शिक्षित बनो, शिक्षित बनो। शिक्षा फ्री है, ये संविधान के अंदर है, संविधान में सुनिश्चित किया गया शिक्षा फ्री है। लेकिन शिक्षा का निजीकरण होने के कारण जो है कुछ शुल्क है शिक्षा का। बाकी तो आजकल बिजनेस बना लिया, जितना मर्जी मुंह फाड़ते हैं। बाकी संविधान के अंदर शिक्षा निःशुल्क है, अगर शुल्क है तो बहुत कम है। और शिक्षा के लिए जो गरीब तबके के बच्चे हो, किसी भी कास्ट के हो, जिनका पीला राशन कार्ड, कहते हैं ना बहुत गरीबी रेखा से नीचे जो आते हैं, उन बच्चों के अंदर अगर काबिलियत है, वो कुछ बनना चाहते हैं, उनके अंदर बहुत सारी मतलब वो है, पावर है, और वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, और वो चाहते कि हम विदेश में जाए या फिर कुछ करें ज़िंदगी में, लेकिन हमारे पास में पैसा नहीं है, हमारे पास में कुछ भी नहीं है कि जो हम आगे बढ़ सकें। तो उसके लिए भारत सरकार ने 30,000 रुपये शिक्षा के नाम पे देने का प्रावधान है, जो संविधान के अंदर। गरीबी रेखा से नीचे से बच्चा जो होगा, अगर वो कुछ करना चाहता है, इंटेलिजेंट है, मेरिट लिस्ट में आता है, और वो आगे पढ़ना चाहता है, तो उसको 30,000 रुपये भारत सरकार से मिलेगा। अगर नहीं मिलता, उसे पता नहीं है, तो वो हमारे पास आए, हम बताएंगे। तो ये चीज़ें संविधान के अंदर है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। और शिक्षा हर नागरिक का अधिकार है, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, समुदाय का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिक्षा सबके लिए बराबर है। बिना शिक्षा के इंसान पशु जैसा है। शिक्षित बनेगा तभी वो ज़िंदगी में तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, नई नई आइडियाज़ उसके दिमाग में आएंगे, बिजनेस करेगा, नौकरी करेगा, विदेश जाएगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा। अगर शिक्षित ही नहीं बनेगा तो फिर कैसे करेगा? इसलिए बाबा साहब की सोच थी कि शिक्षित बनो, हर भारत का हर नागरिक शिक्षित होना चाहिए, महिलाएं शिक्षित होनी चाहिए। अब इसी तरह से जो है शिक्षा का हो गया। दूसरा है संगठित बनो और संघर्ष करो, दोनों। तो हमारा प्रयास है, संगठित रहने का मतलब ये है कि जो आजकल लड़ाई झगड़े करके आपस में, वो इससे बात नहीं करता, वो इससे बात नहीं करता, कहते हैं ना, ये भी कहावत बड़े बूढ़ों ने बनाई है, क्यों? बंदी मुट्ठी लाग कर खुल जाए तो खाक की। और दूसरा बंदी झाड़ू होते हैं ना, जो हम घर में लगाते, बंदी झाड़ू का मोल होता है। अगर वो अलग अलग तिल्लियाँ बिखर जाती ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, कुछ नहीं, वो कूड़ा कचरा बाहर फेंक दी जाएगी। इसलिए बंदी बुहारी बहुत अच्छी होती है। आप अगर किसी से अगर कोई भी आंदोलन कर रहे हैं, कोई भी संघर्ष कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो संगठित तो होते हैं। संगठित यानी कि शादी भी होती है तो भी हम लोग संगठित होके ही शादी करते हैं अपने बच्चों की। अकेले घर के लोग तो शादी कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें मज़ा भी नहीं आता। अगर हम कोई प्रोग्राम करते हैं,
जैसे जन्मदिन का या किसी चीज़ का तो संगठित होते हैं, तब खुशियाँ मनाते हैं। अकेले खुशी मनाने में मज़ा नहीं है। दूसरा, जब हम कोई आंदोलन करते हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, तब भी हम संगठित होते हैं। बिना संगठित हुए हम वो लड़ाई जीत नहीं सकते। इसी तरीके से संगठित होना, संगठित हर किसी को होना चाहिए। ये नहीं है कि बस खाली शेड्यूल कास्ट को ही बोला कि तुम संगठित रहो, नहीं, सबको बोला है संगठित रहो। शेड्यूल कास्ट को इसलिए गए क्योंकि उनको पता ही नहीं था संगठित कैसे होना है, इसीलिए विशेषतर। और फिर बाबा साहब जो जिस समाज से थे, इस वजह से जो लोग पागल हो गए हैं, बोरा गए हैं। बाबा साहब तो सबके थे, और इनको तो गर्व करना चाहिए कि हमारे समाज के एक ऐसे महान नायक ने भारत का संविधान लिख डाला, तो हम उसको एक ही जाति और धर्म में ना बांटे, हम उसको इसी तरीके से ना रहने दें। भारत रत्न है, वर्ल्ड पूरा मानता, उनको सलाम करता, सैल्यूट करता। उनके बराबर तो कोई हो ही नहीं सकता। अब रही संघर्ष की बात, जब हम मेहनत करेंगे, अगर हम खेत में मेहनत करेंगे तो खेत लहला उठेंगे, खेत में फसल अच्छी होएगी। अगर हम पार्टी में संघर्ष करेंगे तो हमारी पार्टी सत्ता में आ जाएगी। अगर हम एनजीओ में संघर्ष करेंगे तो एनजीओ में जो जो काम लेके चल रहे हैं हम उनमें सफल होएंगे, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने में सफल होएंगे, लोगों की हेल्प करने में सफल होएंगे। तो इसी तरीके से जब हम संघर्ष करेंगे तभी तो कामयाब होएंगे। तो बाबा साहब ने ये 3 चीज़ें इसलिए बताई, शिक्षित बनो, शिक्षा में तो सब कुछ आ गया, संगठित रहो, मिलजुल के रहो और संघर्ष करो। बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं मिलता। हम बैठे रहें खाट पे, बेड पे, और हम कहें भूख लग रही है, हमें रोटी मिल जाए, ऐसे ही बिना कुछ करे नहीं मिलेगी। हमें बेड से उठना पड़ेगा, आटा गूंदना पड़ेगा, रोटी बनानी पड़ेगी, रोटी बनाने के बाद में तभी हम खा पाएंगे उसे। तो काम तो करना पड़ा ना, बिना काम के तो कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए संघर्ष करो। हम जब संघर्ष करेंगे तभी अलग अलग क्षेत्रों में कामयाब होंगे। बाबा साहब की सोच थी। अब अंबेडकर ने जो रोजगार के लिए संविधान के अंदर जो सुनिश्चित किया, वो मैं आपको थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ, हमने लिखा हुआ, एक बुक निकाली थी छोटी सी, उसमें सब कुछ लिखा हुआ, वो मैं बताती हूँ। अंबेडकर स्वरोजगार योजना, खैर, कृषि मंत्रालय द्वारा पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन पर प्रयास करके रोजगार दिलवाने का प्रयास करेंगे। हम लोग करेंगे, आप लोग आओगे तो हम करेंगे। सब जानते हैं कि यह एक कठिन कार्य है, सब जानते हैं यह एक कठिन कार्य है, फिर भी हर संभव कोशिश की जाएगी और इसे सकारात्मक रूप दिया जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे, आप लोग हमारा साथ तो दीजिए। रेहड़ी पटरी द्वारा, ये गरीब लोगों के लिए, रेहड़ी पटरी द्वारा पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, ये तो एक बिजनेस हो गया। मतलब जिनको कुछ नहीं आता, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये वो काम कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में एक रेहड़ी पटरी वाले आते हैं, उनके लिए रेहड़ी पटरी द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए भारत सरकार का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी संवैधानिक अधिकारों की जानकारी कोई नहीं देता, और ये जानकारी आप लोगों को मिलनी चाहिए। दिलवाने का जानकारी एवं समस्याओं के समाधान हेतु पार्टी और संस्था के पद अधिकारियों से संपर्क करें। ये सब के लिए हमारे जो संस्था है उससे, हमारी संस्था के लोगों से आप संपर्क कर सकते हैं। वो हम अगली बार आपको काफ़ी इसमें वीडियो में भी नंबर ऐड कर देंगे।
विकलांगों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि मैं विकलांगों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा मंत्रालय द्वारा जो संवैधानिक सुविधाएं इस वर्ग के लिए दी गई हैं उनको इस तक पहुंचाने का संस्था भरसक प्रयास करेगी। हमारी जानकारी में पाया गया है कि सरकारी एवं अर्ध सरकारी विभागों में भर्ती नियमों अनुसार जितना प्रतिशत सुनिश्चित किया गया है उसका पालन शायद नहीं किया जा रहा है, जिसे भर्ती नियमानुसार रोस्टर पॉइंट कहा जाता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मंत्रालय एवं हमारी पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यानी कि मैं इन नागरिकों के लिए काफ़ी संवेदनशील प्रयासरत हैं। विकलांगों के लिए हर संभव प्रयास जारी रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय चिकित्सा निःशुल्क है। इसमें भी निजीकरण के रहते कुछ अपवाद हैं, जैसा कि समाचार पत्रों द्वारा एवं टीवी चैनलों द्वारा जानकारी मिलती रहती है। यह समस्या भी एक गंभीर बनती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के नागरिकों का इलाज निजी अस्पताल फ्री करेंगे, मगर यह मात्र एक दिखावा बनता जा रहा है। संबंधित मरीजों की मदद करना एवं प्रशासन द्वारा उनकी जानकारी देकर अवगत कराना, जैसे दुर्घटना के केस में प्रथम 24 घंटे की चिकित्सा निःशुल्क करना, फिर उसका सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाना निजी अस्पतालों की जिम्मेदारी है। इस पर संस्था द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जब रोड पे दुर्घटना हो जाती है तो उस मरीज को हम किसी भी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं प्राइवेट में, तो 24 घंटे तक वहाँ फ्री इलाज चलेगा। उसके बाद में सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। ये संविधान के अंदर सुनिश्चित है। और अभी हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कर रहे हैं, ये सब कोशिश कर रहे हैं, तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे। ये संविधान के अंदर है। अगर संविधान के साथ में सही से कार्य किया जाए, संविधान को सही से इस्तेमाल किया जाए, तो भारत देश सोने की चिड़िया बनते हुए देर नहीं लगेगी। संविधान के अंदर बहुत कुछ दिया बाबा साहब ने। ये तो पार्टियां आती हैं अपने तरीके से, धर्म अधर्म इनकी लड़ाइयों में सारा समय बर्बाद कर देती हैं और लोगों को आपस में लड़वाती रहती है, अपने उल्लू सीधे करते रहते। ये इनकी राजनीति है। तो इस राजनीति को समझो देशवासियों। अब विधवा पेंशन की बात आ जाती है। विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, संबंधित नागरिकों को पेंशन दिलवाने के लिए संबंधित मंत्रालय विभाग से संपर्क करके मदद करना। अक्सर शिकायतें आती हैं कि पेंशन कार्ड नहीं बनता। शिकायतें बहुत आती हैं हमारे पास, नहीं बनता, फंड नहीं है, जिसके कारण इन नागरिकों को इनका हक नहीं मिल पाता। पार्टी या संस्था अपने सार्थक प्रयासों से पेंशन से जुड़ी समस्याओं के समाधान का पूर्ण प्रयास करेगी, कोशिश पूरी करेगी। खिलाड़ी, इससे संबंधित कुछ केस पार्टी
और संस्था। संस्था की जानकारी में आए हैं कि गरीब वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग के होनहार खिलाड़ियों को चाहकर भी मौका नहीं मिल पाता, जबकि संवैधानिक तौर पर खेल मंत्रालय का गठन किया गया है। संस्था का खेल प्रकोष्ठ इससे संबंधित समस्याओं से समाधान का भरोसा दिलाता है और खेल वर्ग से संबंधित महिला पुरुष की मदद के लिए सार्थक वचनबद्ध है। हमारे इस प्रकोष्ठ में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं कोच हैं। तो अगला है लाडली योजना। लाडली योजना में क्या है? लाडली योजना, इस योजना द्वारा भारत सरकार, राज्य सरकार जो 51,000 एवं इससे अधिक विवाह में मदद करती है, इससे संबंधित लड़कियों की सार्थक रूप से प्रयास करके मदद करना या सरकार द्वारा मदद करवाना। अंतर जातीय विवाह में सामाजिक न्याय अधिकार मंत्रालय द्वारा 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। उस पर पार्टी संस्था के पदाधिकारी इससे संबंधित महिला और पुरुष को 3 लाख रुपए दिलवाने में मदद करेगी। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली जानकारी जो है महिलाओं से संबंधित है। महिला उत्पीड़न पे अगली वीडियो में बनाऊंगी स्पेशल। तो आज की बस इतनी सी जानकारी है और इनको ध्यान से सुन के इनके ऊपर अमल कीजिए। ये बाबा साहब के संविधान में सुनिश्चित है। मैंने अपने पास से कुछ भी नहीं बनाया। लोगों के हक और हुकूक क्या हैं, लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी कोई देता नहीं है, बेमतलब की बातें करके और पार्टी या संस्था चिल्लाते हैं। काफ़ी संस्थाएं हैं, अच्छा काम कर रही हैं, एजुकेशन के ऊपर काम कर रही हैं, महिलाओं के ऊपर काम कर रही हैं। काफ़ी संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं जो हमारी जानकारी में है। तो ये चीज़ें हम, अगर हमारे पास आप लोग आते हैं, नहीं है जानकारी, परेशान हैं और दुखी हैं और रास्ता नहीं मिल रहा, तो आप हमारे पास आइए। हम लोग आपको रास्ता दिखाएंगे, हम लोग आपको जानकारी देंगे, हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। आपके साथ हर पल कदम से कदम मिला के चलेंगे। यही हमारा सोच है, यही हमारे विचार है और इन्हीं सोच और विचार के साथ में जय भीम, जय भारत। कोई सताए हमें बताए। कैरियर सताए हमें बताए। पुलिस सताए हमें बताए। प्रशासन सताए हमें बताए। बिल्डर सताए हमें बताएं। कोई सताए हमें बताए। करे हक की बात हमारे साथ। कोई सताए हमें बताए। जल्द आ रहा है